वेलकम बैक। वेलकम बैक, वेलकम बैक। चलो, तो स्वागत है आप लोगों का इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, द सेकेंड लेक्चर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन तो कर लिया, जितने कॉन्सेप्ट्स थे बेंडिंग स्ट्रेसेस से रिलेटेड वो समझ लिए, बट न्यूमेरिकल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी तो बनाने। तो इस लेक्चर में हम बेंडिंग स्ट्रेसेस से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू, बीम्स में बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से देखने को मिलते हैं, इससे और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स से। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से आपको उतने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नहीं। शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स से तो लगभग न के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे लिए है ना, अगर मैं बीम्स के चारों चैप्टर्स को कंपेयर करूं, एसएफडी, बीएमडी, बेंडिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस और डिफ्लेक्शन, तो इनमें से दो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है बेंडिंग स्ट्रेसेस और डिफ्लेक्शन। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस से काफी क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी आए हैं, मैकेनिकल में भी और एक्सी में भी। ठीक है, क्या बात है, कुछ लोग डिनर करके वापस आए ही नहीं है लग रहा है। आप लोगों की कल की क्लास का टाइमिंग वही रहेगा ना, सैटरडे को जो रहता है 6 to 8:30 और 9 to 11:30। ठीक है, ये जो फ्राइडे की क्लास है ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास है, क्योंकि हम लोगों को मतलब थोड़ा कम वीकेंड में टाइम मिलता है ना, तो इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर करके कर रहे हैं। अरे एएम नहीं रे यार, पीएम। 7 बजे ही डिनर कर लियो, क्या बात है, मैंने तो 6 बजे ही कर लिया था भाई। मेरा डिनर तो 7 बजे के पहले ही हो जाता है, 6, 6:30। दैट्स द बेस्ट टाइम टू हैव डिनर। चलो, पीवाईक्यू रिपीट होता है क्या? देखो, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन रिपीट होना तो थोड़ा सा रेयर चीज है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो कि ना मैंने पिछले 2 साल में देखी है, और इस साल तो खासकर बहुत देखी है, कि ना मैकेनिकल और एक्सी के क्वेश्चंस एक दूसरे में रिपीट हो रहे हैं। मतलब मैकेनिकल का क्वेश्चन एक्सी में आ रहा है प्रीवियस ईयर, और एक्सी का क्वेश्चन मैकेनिकल में, थोड़ा डेटा चेंज है लेकिन लगभग वैसा टाइप का ही सवाल। तो अगर आप मैकेनिकल के पीवाईक्यूज कर रहे हो तो साथ में आपको एक्सी के पीवाईक्यूज भी करने चाहिए। ठीक है ना? चलो, अच्छा। ब्रेकफास्ट 12 आवर्स के बाद नहीं मेरे भाई, ब्रेकफास्ट जो है वो मैं कर लेता हूं सुबह 10, 10:30, 11 बजे। ठीक है ना, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करता हूं, मतलब मैं 6 घंटे, या 6 नहीं, 8 घंटे खाता हूं, 8 घंटे के अंदर 2 बार खाता हूं, और फिर 16 घंटे जो है वो फास्टिंग होती है। मतलब समझ लो, जैसे अभी मैंने खा लिया 6 घंटे, 6 बजे, तो उसके बाद मैं अगले दिन खाऊंगा सीधे कितने बजे, 10, 11 बजे। तो करीबन करीबन 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। चलो, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी से हम लोगों ने ये इक्वेशन डिराइव की, बीम की इक्वेशन डिराइव की। क्या इक्वेशन आ रही है हमारे पास? सिग्मा बाय वाई, सॉरी इसको ऐसा लिखता हूं, एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है, तो इस इक्वेशन के ऊपर क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, अब ये देखना है। ओके,
इससे फायदा क्या है बेटा, इंटरमिटेंट फास्टिंग से फायदा ये होता है कि बॉडी हेल्दी होती है, ठीक है। आपका जो फास्टिंग का टाइम होता है ना, ये 16-18 घंटा जो फास्टिंग होती है, इसमें क्या होता है, बॉडी को टाइम मिल जाता है कि वो अपने अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालता है, ठीक है। दूसरी चीज, फास्टिंग करने से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी में ना, वो मतलब आप जैसे मान लीजिए 8-10 घंटे भूखे रह लेते हो ना, तो उसके बाद का जो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा जो आप भूखे रहते हो, 8-10 घंटे तक तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बॉडी जो है वो फैट को गला के यूज करती है। तो इसीलिए बॉडी फैट जो होता है ना अक्यूमुलेट, वो भी कम होता है इफ यू आर इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओके, तो दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ क्या बोलेंगे उसको, डाइट जो आप फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट टू स्टे फिट। और ये एक प्रैक्टिकल चीज है, काफी आसानी से हो जाता है। इसके अलावा तो बाकी जो लोग बोलते हैं कि दिन में 8 बार खाओ, 10 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, वो सब प्रैक्टिकल नहीं होता है। चलो जिम तो जाता हूं मैं, लेकिन मैं 365 में से ना 65 दिन जिम जाता हूँ ठीक है, ऑन एंड ऑफ, मतलब मेरा ऐसा ही रहता है कि 365 में से 65 दिन गए बस, बाकी। और वो भी जिम में भी मैं मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने में बिलीव नहीं करता। मेरे को ना वो वाली बॉडी कभी मतलब चाहिए भी नहीं, मतलब मेरी औकात भी नहीं है मैं वैसा बना पाऊं, और ना मुझे चाहिए, ना मुझे इच्छा होती है कि वो एकदम ऐसे फूला हुआ, ऐसा फूला हुआ, यहाँ से निकला हुआ, ये वो नसें ऐसी दिख रही हैं कि मतलब दादी माँ के हाथ में और पोते के हाथ में फर्क ही नहीं दिख रहा है। तो उस टाइप का मेरे को पसंद नहीं आता है, ठीक है। मतलब वो मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैसा बॉडी बनाना खराब होता है या गलत होता है, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरे को जमता नहीं है वो। तो मैं जिम जाता भी हूँ ना, तो मैं मुश्किल से आधे घंटे वर्कआउट करता हूँ, दैट्स इट। मतलब बेसिक स्ट्रेचिंग और थोड़ा बहुत वेट, थोड़ा बहुत, दैट्स इट। मतलब बीइंग फिट इज व्हाट आई लाइक, बीइंग मस्कुलर और स्वोलन वो मेरे को नहीं पसंद है, ठीक है। तो और नहीं तो क्या यार, मैं ना खड़गपुर में जब था ना, आईआईटी खड़गपुर में, तो वहां मैं जिम जाता था ना, तो वहां पे कुछ लोग आते थे जो एकदम प्रोफेशनल टाइप के थे, क्योंकि आईआईटी में आपको, आईआईटी एनआईटी में ना आपको सब टाइप के लोग मिलते हैं। तो वहां पे मतलब ऐसे भी लोग थे जो प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते थे, प्रोफेशनल स्विमर्स थे, प्रोफेशनल जिम्नास्ट थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रोफेशनल एकदम जिम जाते थे। भाई उनके हाथ हाथ में मैं देखता था नसें पूरी इतनी बाहर आ गई होती थी ना एकदम, मतलब कैसी गंदी सी स्किन हो गई रहती थी, मतलब एकदम दादाजी और दादी माँ वाला स्किन हो जाता है वो। चलो, हाँ भाई पीवाईक्यू अपलोड हो जाएंगे, अभी काम चल रहा है, ठीक है, हो जाएंगे अपलोड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बेंडिंग स्ट्रेस के कैलकुलेशन पे ना आपको ना दो टाइप के क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए मुझे सिग्मा निकालना है ना, मान लीजिए आपको बेसिक बेंडिंग स्ट्रेस के कैलकुलेशन पे सवाल आया, तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। एक वो क्वेश्चन जिसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा और सिग्मा निकालना रहेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा आर और सिग्मा निकालना रहेगा, तो आप ये इक्वेशन यूज कर लोगे, सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय आर। और दूसरे क्वेश्चन वो मिलेंगे आपको जिसमें आपको ना लोडिंग दी रहेगी, जैसे एक कैंटिलीवर बीम दे देगा जिसपे यूडीएल लग रहा है, या सिंपली सपोर्टेड बीम दे देगा जिसके ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो मतलब आप उसमें एम कैलकुलेट कर लोगे और फिर वहां से आप सिग्मा निकालोगे। तो दो टाइप के क्वेश्चन क्लियर होंगे मेरे ख्याल से। एक वो जिसमें आर दिया है और सिग्मा निकालना है, देन वी विल यूज सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय आर। और एक वो जिसमें आपको लोडिंग कंडीशन दी हुई है और सिग्मा निकालना है, देन वी विल यूज एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। और आपको सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, जहां वाई की मैक्सिमम वैल्यू है। तो सिग्मा मैक्सिमम विल बी एट वाई मैक्सिमम, यानी कि टॉप या बॉटम पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें आर दिया है और सिग्मा निकालना है। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, फटाफट से पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अ थिन हाई स्ट्रेंथ स्टील रूलर हैविंग थिकनेस t equal to 4.5 mm and length 1.2 meter is bent by couples m0 into a circular arc subtending a central angle of 40 degree।
व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द रूलर? अरे मेरे भाई, तुम लोग ऐसे बोल देते हो ना कि डिस्काउंट करवा दो, ये करा, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है, टीचर्स के हाथ में थोड़ी रहता है यार, ये सब मैनेजमेंट के हाथ में रहता है, मेरे हाथ में थोड़ी है। तुम लोग भी ना अजीब अजीब टाइप का बात करते हो, इसका डिस्काउंट करा दो, उसका 50% करा दो। मेरा बस चले तो भाई मैं फ्री में बंटवा दूं, बट मेरा बस थोड़ी चल रहा है यार, मेरा तो एक्टिवा भी नहीं चल रहा है, समझे? तो भाई ये हमारे हाथ में नहीं होता है, हम लोगों से गुजारिश करके कोई फायदा नहीं है। कोई टीचर अगर बोल भी देगा ना आपको टशन दिखाने के लिए, अच्छा ठीक है कल से हो जाएगा, कितना परसेंट डिस्काउंट? 99% डिस्काउंट चाहिए, ठीक है 1 रुपये भेज देना कल पेटीएम पे, आपके घर में बुक पहुंचा दूंगा। तो भाई बोलने से नहीं होगा, हमारे हाथ में नहीं है ये, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक स्टील का रूलर है जिसको किसी भाई साहब ने मजे मजे में मोड़ दिया है, इतना मोड़ दिया है कि ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 40 डिग्री का बन रहा है। तो आपको ये बताना है कि इस स्टील रूलर में स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तो भैया अब स्टील रूलर जो है उसमें सिग्मा मैक्सिमम निकालना है, तो आर चाहिए। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास ये आर्क लेंथ है एल, है ना, और अपने पास ये थीटा है, हाँ कि ना? ये आर्क लेंथ आपको दी हुई है, और ये एंगल दिया हुआ है, ओके। तो दिस इज योर आर एंड दिस इज योर एल एंड दिस इज द एंगल अल्फा, ये अल्फा ही दिया है ना, हाँ। तो भैया यहां मैं बोल सकता हूं एल इज इक्वल टू आर अल्फा। अब यहां लेंथ कितनी दी हुई है भाई, लेंथ आपको दी है 1.2 मीटर, तो इसको मैं 1200 mm बोल देता हूं। अब अल्फा यहां ना आपको 40 डिग्री दिया है, तो डिग्री में नहीं रख देना है, आपको यहां रेडियन में कन्वर्ट करके रखना है। आपको कभी भी एंगल बिना किसी साइन कॉस 10 के सिर्फ एंगल रखना है, तो उसको हमेशा रेडियन में रखना है, ठीक है। तो यहां ये हो जाएगा 40 पाई बाय 180, है ना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से आर की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, कितना मिल रहा है आर? 1718.87 mm, ये मिल रहा है क्या आर का वैल्यू, 1718.87 mm। तो अब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया है। नाउ सिग्मा मैक्सिमम निकालने के लिए आई विल यूज सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय आर। अब क्रॉस सेक्शन की थिकनेस आपको दी हुई है 4.5 mm। ये जो स्टील रूलर है ना, इसका क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ये है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। थिकनेस 4.5 है, तो ये हाइट जो होगी मैक्सिमम, ये 4.5/2 होगी, मतलब न्यूट्रल एक्सेस से टॉप या बॉटम तक का डिस्टेंस। तो अब सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय आर, इसमें मैं लिख सकता हूं सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू ई बाय आर इंटू वाई मैक्सिमम। अब यहां ई को मेगा पास्कल में रख दीजिए, तो ई आपको 200 गीगा पास्कल दिया है, इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻3। आर हमने निकाल लिया है 1718.87 और वाई मैक्सिमम हो गया आपका 4.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ रही है, 2
261.8 मेगा पास्कल के आसपास आ रही होगी शायद। शायद इतनी आ रही है क्या? 261.8 मेगा पास्कल। यस। तो स्केल के रूलर के टॉप और बॉटम दोनों सरफेस पे मैक्सिमम स्ट्रेस इतना आएगा, एक जगह टेंशन में आएगा और एक जगह कंप्रेशन में आ जाएगा, है ना। 261.8 मेगा पास्कल। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अगला सवाल बना ले, अगला सवाल बना ले। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये रहा अगला सवाल आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। A straight rod of 6 mm diameter and 30 meter length are stored by coiling the rod inside a drum of 1.25 meter inside diameter. Assuming that the yield strength is not exceeded, determine maximum bending stress in the rod and the corresponding bending moment in the rod. स्ट्रेट रॉड है, ठीक है ना, स्टील की रॉड है, उसको ना हम लोगों ने मोड़ मोड़ के ऐसा कॉइल टाइप का बना के स्टोर कर दिया है। इसका जो इनसाइड डायामीटर दिया हुआ है ड्रम का वो 1.25 मीटर है। ओके, यील्ड स्ट्रेंथ आपको बोल रहा है कि एक्सीड नहीं हो रही, मतलब कि स्ट्रेसेस आर विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब मान के चलो कि यहां हम हुक्स यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी लगा सकते हैं। आपको बोल रहा है पहला तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालो और दूसरा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करो। जब इसको ऐसा घुमा घुमा के स्टोर कर रहे हो तो इसमें मोमेंट कितना लग रहा है। ओके, अब यहां आपको आर की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे ये बताना। ये आपका ड्रम है, ठीक है, इसके अंदर आपने स्टील की रॉड रखी हुई है। ये आपका ड्रम है मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर आपने स्टील की रॉड रखी हुई है, कॉइल बना बना के बना बना के बना बना के। अब देखो जो सबसे बड़ी कॉइल होगी ना, मतलब कॉइल बनाते टाइम ये वाला जो कॉइल बनेगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा होगा ना, तो इसी के करस्पॉन्डिंग बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनसाइड रेडियस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.25 मीटर। इनसाइड डायमीटर आपको 1.25 मीटर दिया हुआ है। ये 1.25 मीटर इनसाइड डायमीटर दिया है किस, हाँ इनसाइड डायमीटर दिया हुआ है, तो ये 1.25/2 दिया हुआ है। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहां जो स्टील की रॉड है उसके रेडियस को भी कंसीडर करना चाहिए ना। लेकिन भाई आप ये देखो कि उस रॉड का डायामीटर 6 mm है, मतलब उसका रेडियस 3 mm है। अब कहां 1.25 मीटर और कहां ये, तो भाई अगर मैं ये 3 mm ऐड करूं ना करूं कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इस वैल्यू में ये मीटर में है, इस वैल्यू में मैं 3 mm ऐड करूं नहीं करूं कुछ फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या इसको सीधे आर बोल सकता हूं क्या? कैन आई कंसिडर दिस टू बी माई आर? इसको मैं सीधे आर ले लूं? चलो, तो अब मुझे यहां दो चीजें निकालनी है। पहला मुझे सिग्मा निकालना है और दूसरा मुझे एम निकालना है। ठीक है, ई की वैल्यू दी हुई है 200 गीगा पास्कल, और जो रॉड है उसका डायामीटर आपको दिया हुआ है 6 mm। रॉड का डायामीटर आपको दिया हुआ है 6 mm। तो ये रॉड है। ठीक है ना? तो इसके लिए y मैक्सिमम आपको कितना दिया हुआ है? 3 mm। ठीक है, चलो, तो अब क्या कैलकुलेट करना है मेरे भाई? अब कैलकुलेट करना है एक इसका सिग्मा और दूसरा इसका m। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये वाली, सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू ई बाय आर इंटू वाई मैक्सिमम। तो यहां हमारे पास E की वैल्यू कितनी है? 200 गीगा पास्कल है ना। E इज 200 गीगा पास्कल। तो रख देंगे यहां 200 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू हमने निकाल ली भैया। ड्रम का जो रेडियस है उसी रेडियस के कर्वेचर में हम इसको लपेट रहे हैं। तो ये हो गया 0.625 मीटर। तो 0.625 इंटू 10⁻³ mm, और y मैक्सिमम हो गया आपका 3 mm। तो सिग्मा मैक्सिमम कितना आ गया दोस्त? $960 मेगा पास्कल। भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, इस रॉड की हालत खराब हो गई होगी। 960 मेगा पास्कल, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब इसमें m की वैल्यू भी निकालनी है भाई। तो अब मैं यहां ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, m/i इक्वल टू ई बाय आर वाला, या सिग्मा बाय वाई इक्वल टू m/i, जो मर्जी आप लगा लो। तो यहां m विल बी इक्वल टू ई बाय आर इंटू आई। तो अगेन E हो गया आपका 200 इंटू 10⁻³ R हो गया 0.625 इंटू 10⁻³, और I हो जाएगा आपका π/64 d⁴। तो यहां M की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त? .20357.52 न्यूटन mm आ रहा है। अपने को निकालना किसमें है? अच्छा, इसमें अभी कोई यूनिट नहीं बोला है। ठीक है, चलो इसको न्यूटन मीटर में निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 20.35 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर मैंने न्यूटन मीटर में निकाल दिया, SI यूनिट में। वेरी गुड। तो हमको सिग्मा और m दोनों चाहिए था, R हमें दिया हुआ था। तो एक बार सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर लगा लिया, एक बार m/i इक्वल टू ई बाय आर लगा लिया। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस थे जिनमें R की वैल्यू के बेसिस पे हमने सिग्मा की वैल्यू निकाली। अब ऐसे क्वेश्चंस कर ले क्या जिसमें हमें लोडिंग कंडीशन दिया हो और फिर हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी हो? ऐसे क्वेश्चंस कर लें जिसमें लोडिंग कंडीशन दी हो और फिर सिग्मा की वैल्यू निकालनी हो। अब देखिए, लोडिंग कंडीशन में ना मोस्टली आपको ना कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड के ऊपर ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
क्योंकि ना आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा जहां आपको ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़े। देखिए आपको मैक्सिमम स्ट्रेस वहां मिलेगा जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा हो। आपको सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर के बेसिक क्वेश्चन दिए जाएंगे जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना आसान हो। आपको ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दे दिया जाएगा कि एक पॉइंट लोड भी लग रहा है, फिर यूडीएल भी लग जा रहा है, फिर कपल भी लग रहा है, अब फिर बोल रहा है आपको कि बेंडिंग स्ट्रेस निकालो। क्योंकि इसमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना ही अपने आप में 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद फिर बेंडिंग स्ट्रेस भी निकालो तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इसीलिए आपको ना बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। कैंटिलीवर बीम में तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड एंड पे सीधे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको ना 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा जिसमें सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है और दूसरा मिलेगा जिसमें पूरे बीम में यूडीएल लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों केसेस में डायरेक्ट फॉर्मूला रट लो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, क्योंकि बहुत बड़ा चांस है कि आपको ना इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हालांकि देखो मैं ये बोलता हूं कि ना बहुत ज्यादा फॉर्मूले रटने नहीं चाहिए, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि ना इसके ऊपर क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है तो वहां टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला रट लेना ही बुद्धिमता है। तो 2 तरीके के लोडिंग कंडीशंस पे सवाल आने की संभावना ज्यादा है। इन दोनों केसेस में आप देखोगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको सेंटर में ही मिलेगा। यहां पे भी सेंटर में मिलेगा, यहां पे आपको कुछ इस तरीके का ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे? तो हो मान लीजिए ये W है तो ये होगा W/2, ये होगा W/2। ठीक है, लेट्स से दिस इज L/2, दिस इज L/2। तो यहां M मैक्सिमम आएगा WL/4। ठीक है, और मान लीजिए ये स्मॉल w है और लेंथ इसकी L है तो ये हो जाएगा WL/2, ये हो जाएगा WL/2। अब यहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो पैराबोलिक बनेगा। कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहां भी सेंटर पे ही मैक्सिमम आएगा बेंडिंग मोमेंट और इसकी वैल्यू हो जाएगी WL²/8। ठीक है, बाकी कैंटिलीवर में तो अपने को याद भी करने की जरूरत नहीं, कैंटिलीवर का कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है ना। चलो, तो WL/4 WL²/8 रट्टा मार लो। ठीक है, तो फायदे में रहोगे। चलिए तो सवाल देखें। अच्छा, आपको ना इनके ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के और एक सर्कुलर सेक्शन के। तो दोनों केस में सिग्मा मैक्सिमम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको लिखा देता हूं ताकि आपको ना इनके ऊपर क्वेश्चन आए तो फटाफट बना लो आप। तो देखिए सिग्मा की का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू MY मैक्सिमम डिवाइडेड बाय I, या मैं बोल सकता हूं सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू M/Z, है ना, मैं ये बोल सकता हूं। तो दोनों का Z का फॉर्मूला आपको याद है अगर, तो उसको रखने के बाद आपको इसका सिग्मा मैक्सिमम मिलेगा 6M/BH² और इसका सिग्मा मैक्सिमम मिलेगा 32M/πd³। Z का फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने अभी पिछली क्लास में,
इसका क्या होता है z, bh²/6, तो m बाय bh²/6 रख दोगे तो 6m बाय bh² बन जाएगा, और इसका z होता है π/32 d³, तो उसको रख दोगे तो 32m बाय πd³ बन जाएगा। तो भाई रेक्टेंगल के ऊपर ही अगर सारे सवाल आने हैं तो रट्टा ही मार लेते हैं, सिग्मा मैक्सिमम क्या हो जाएगा 6m बाय bh², जहां m विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, उसको रख देना, b और h रख देना, सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, चलो तो चलिए एक सवाल देखते हैं। ये रहा पहला सवाल लोडिंग कंडीशन के ऊपर। A simply supported beam AB of length L equals to 4 meter carries a UDL of intensity Q equals to 5.8 kilonewton per meter. Calculate the maximum bending stress if the beam has a rectangular section with width 140 mm and height 240 mm. तो देख सकते हो आप, बढ़िया सी बीम दिख रही है आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, उसके बाद आप सिग्मा मैक्सिमम निकाल लीजिए। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अगर याद हो, यूडीएल के केस में क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने अभी WL²/8, यहां W की जगह Q लिखा हुआ है, तो QL²/8, तो वैल्यू रख के मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लो भैया। Q दिया हुआ है 5.8 किलोन्यूटन पर मीटर और लेंथ दी हुई है 4 मीटर। तो यहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू QL²/8। Q दिया है 5.8 किलोन्यूटन पर मीटर, लेंथ दी हुई है 4 मीटर। अभी आप कैलकुलेशन कर लो, आप यूनिट को बाद में चेंज कर लेना। ठीक है, देखो कैलकुलेशन करने से पहले यूनिट चेंज करने से अच्छा है कैलकुलेशन के बाद यूनिट चेंज कर लो इकट्ठा। तो यहां आ रहा है 11.6 किलो न्यूटन मीटर, ये आ रहा है क्या सबका 11.6 किलो न्यूटन मीटर। अब मुझे इस वैल्यू को न्यूटन एमएम में रखना है, क्योंकि मुझे स्ट्रेस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में निकालना होता है, तो मुझे न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करना है। तो किलो न्यूटन का न्यूटन बनाओगे तो 10⁻³ और मीटर का एमएम बनाओगे तो 10⁻³ टोटल ये हो जाएगा 10⁻⁶। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना भैया। 11.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन एमएम। शिवशंकर भाई थोड़ा चेक कर लो यार, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया। 2071 2000 में चला गया है तो बहुत ज्यादा है ये। अब सिग्मा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 6m/bh²। भाई रेक्टेंगल के लिए अब भी बताया मैंने, फॉर्मूला रट लो, क्योंकि 90% सवाल रेक्टेंगल के ऊपर ही आए हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला सीधे याद कर लो। विड्थ कितनी है 140 mm, हाइट कितनी है 240 mm। तो यहां से सिग्मा मैक्सिमम मुझे बताइए जरा कितना आ रहा है। 2071 आ जा रहा है अगर, तो बहुत ज्यादा है यार। ये इतने स्ट्रेस में तो ये बचबे नहीं करेगा। 8.63 मेगापास्कल आ रहा है क्या? 8.63 मेगापास्कल, तो ये झेलेबल है। 8.63 मेगापास्कल। संजय क्या कर दिए हो भाई? 1.07 मेगापास्कल, इतना कम। इंद्रजीत तुम 10 से गुणा काहे कर दियो? कम लग रहा था क्या? हाँ ठीक है,
8.63 मेगा पास्कल। एक बात बताऊं, यहां बेंडिंग स्ट्रेस इतना कम क्यों आ रहा है? आपको यूजुअली स्ट्रेस ना 50, 100, 200 मेगा पास्कल के आसपास मिलता है, यहां इतना कम क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि ये वुडन बीम है। फोटो देखो इसका, वुडन बीम है ना। अब वुड में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलने की ताकत है नहीं, इसीलिए इसमें स्ट्रेसेस की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऐसे 4, 5, 6, 8, 10 इसके आसपास ही आ रही है। 1000, 2000 मेगा पास्कल तो स्ट्रेस आपको वैसे भी देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि आप कोई भी मटेरियल ले लो, स्टील व्हील में भी ना 1000 मेगा पास्कल झेलने की ताकत नहीं होती। तो आपको है ना कभी भी आंसर इस तरीके का मिले 50,000 मेगा पास्कल, तो समझ जाना कहीं आप कुछ बहुत खतरनाक गड़बड़ कर दिए हो, यूनिट वगैरह में ना कुछ बहुत खतरनाक गड़बड़ कर दिए हो, इसीलिए ऐसा 10-5 हजार मेगा पास्कल आंसर आ जा रहा है, ठीक है? तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो थोड़ा सा आप आंसर पे ध्यान देना, आंसर आपका जो है पचने लायक आ रहा है कि नहीं। एकदम ही गड़बड़ टाइप का दिख रहा है तो समझ जाना कि कहीं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो ये क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों आपको याद रखना है। अदरवाइज अगर बनाना चाहें तो इसको आप पूरा पूरा भी बना सकते हैं। जैसे आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए, सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट आपको दिख जाएगा मैक्सिमम है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक लोडिंग है तो सेंटर पे ही मैक्सिमम आएगा। तो आप सेंटर पे कैलकुलेट कर लीजिए मोमेंट निकाल के, फिर आप m इंटू वाई मैक्सिमम बाय आई लगा दीजिए, वहां y मैक्सिमम रख दीजिए, i रख दीजिए। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं भी हैं तो भी आप सवाल तो बना ही लोगे, ऐसा नहीं है कि सवाल बनेगा नहीं, ठीक है? चलिए एक और सवाल देखते हैं, अगला सवाल। अब इसमें मैंने ना थोड़ा क्रॉस सेक्शन अतरंगी टाइप का दिया हुआ है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में भी एक आध बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां अतरंगी क्रॉस सेक्शन दिया हो। तो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस टाइप का क्रॉस सेक्शन रहेगा तो इससे कैसे डील करें यह भी पता होना चाहिए। तो आपको एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है जिसपे एक कपल लग रहा है 15 किलो न्यूटन मीटर का, और आपको क्रॉस सेक्शन हॉलो रेक्टेंगुलर दिया हुआ है जिसके 2 पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है, ए पर और बी पर। अब मुझे सबसे पहले यह बताइएगा, यहां मुझे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? यहां हर सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? इतनी ही होगी। ये प्योर बेंडिंग दिया हुआ है, दिस इज प्योर बेंडिंग। यहां हर सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट सेम ही आएगा, 15 किलो न्यूटन मीटर। तो यहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वायग्राम का जरूरत नहीं है, आपको m की वैल्यू सिंगल दी हुई है 15 किलो न्यूटन मीटर। अब a और b पॉइंट पे आपको स्ट्रेस निकालना है। सबसे पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, ठीक है? क्या निकाल लेते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बीस, 40, 20, 20, 80, 20। चलो अब आपको ये हाइट दी हुई है कितनी? ये 40 हो जाएगी ना, अगर ये टोटल 80 है तो ये 40 हो जाएगी, ठीक है? और ये भी आपको दिया हुआ है 40, ठीक है? ये हो जाएगा 40, 40, 80। और ये हो जाएगा आपका कितना? 40, 20, 60। तो ये डायमेंशंस है ना।
अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा, उसमें से मैं इस हॉलो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दूंगा, है ना। तो अगर मैं पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो ये हो जाएगा B इंटू एच, यानी कि 120 होगा ना, हाँ, क्यूब बाई 12 माइनस इस हॉलो वाले पार्ट का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 80 क्यूब बाय 12। ये आ रहा है क्या 80 इंटू 120 क्यूब बाई 12 माइनस 40 इंटू 80 क्यूब बाई 12। तो ये करीब करीब आ रहा है आपका 98,333.33 mm टू द पावर 4। इतना आ रहा है क्या 98,133.33 mm टू द पावर 4। वेरी गुड यार। तो ये बन गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंप्लीट रेक्टेंगल जिसकी विड्थ हो गई 80, हाइट हो गया 120, माइनस ये हॉलो वाला पार्ट जिसकी विड्थ हो गई 40, हाइट हो गई 80। अब हमें दो पॉइंट का स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, एक ए का और दूसरा बी का। जो ए पॉइंट है वो यहां कहीं पे है और बी पॉइंट जो है वो यहां कहीं पे है। तो दोनों के लिए हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, ya कितना हो जाएगा, ya विल बी 40 और yb कितना हो जाएगा, yb विल बी 60। तो बस y का डिफरेंस है, यस, एक बार 40 है और एक बार 60 है। तो लगा दो फॉर्मूला और निकाल दो यार। लगा दो फॉर्मूला और निकाल दो। तो m 15 किलो न्यूटन मीटर है, यानी 15 इंटू 10 टू द पावर 6। ya विल बी 40 डिवाइडेड बाय 1981, फिर 4 बार 3 0.33। बता दो यार कितना आ रहा है सिग्मा एट पॉइंट ए एंड सिग्मा एट पॉइंट बी। तो ये आ रहा है 61.14 मेगा पास्कल, और इस केस में 40 की जगह 60 रखेंगे तो 91.71 मेगा पास्कल। यस, वेरी गुड। 61.14 एंड 91.71 मेगा पास्कल। तो इस केस में मैंने लोडिंग कंडीशन आसान दी थी, आपको प्योर बेंडिंग का सवाल दे दिया तो आपको m निकालना ही नहीं पड़ा, लेकिन मैंने आपको जो क्रॉस सेक्शन दिया वो थोड़ा सा अतरंगी दिया, एक हॉलो रेक्टेंगल दे दिया। तो आपको यहां y और i दोनों का ध्यान रखना था, i आपको कैलकुलेट करना था और बाकी फिर y देखना था कि a के लिए क्या होगा, b के लिए क्या होगा। ओके, तो इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में हो सकता है आ जाए, जहां आपके पास सिग्मा मैक्सिमम का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ना हो,
आप y और i रखो और निकालो। चलिए तो अगले सवाल पे चलें। तो लोडिंग कंडीशन पे भी मेरे ख्याल से आपको सवाल तो बन जाएंगे ना, ठीक है। मैं आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। बेंडिंग स्ट्रेस निकालने पे आपको किस किस वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको बेंडिंग इक्वेशन के ऊपर क्या क्या सवाल आ सकते हैं। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये अगला सवाल जो है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है। अ बीम ऑफ अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन मेड ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील हैज एन ओवरऑल डेप्थ ऑफ 200 mm। एक अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन दिया है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, मतलब इसका ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है वो कुछ ऐसा हो जाए, शायद ऐसा होगा। अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन मतलब ना कुछ ऐसा होगा शायद। इसमें टॉप और बॉटम का स्ट्रेस दिया है, टॉप पे स्ट्रेस कम है, बॉटम में स्ट्रेस ज्यादा है, तो शायद इस टाइप का आई सेक्शन होगा। इसके डायग्राम की वैसे जरूरत नहीं है, मैं बस आपके इमेजिनेशन के लिए बना रहा हूं, बाकी डायग्राम की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन। तो कुछ इस प्रकार का आई सेक्शन दिया है, दिस इज अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, यानी कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंटर पे नहीं है। न्यूट्रल एक्सिस ना कुछ इस प्रकार, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, टॉप का स्ट्रेस कम है ना, तो टॉप ऐसा होगा, बॉटम ऐसा होगा। सॉरी मैंने उल्टा बना दिया था, कुछ इस प्रकार का होगा। न्यूट्रल एक्सिस टॉप के क्लोज होगा और बॉटम से दूर होगा, ठीक है। अब यहां आपको बोल रहा है कि अगर इसकी ओवरऑल डेप्थ 200 mm है, टॉप से बॉटम तक का डिस्टेंस 200 mm है, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस बॉटम से कितनी दूरी पे होगा। सवाल समझ रहे हो? ओवरऑल डेप्थ आपको टॉप से बॉटम तक का डिस्टेंस दिया है 200 mm, तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो बॉटम से किस डिस्टेंस पे होगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको ना इसके बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन का डायग्राम बना लेना है। बेंडिंग स्ट्रेस टॉप से बॉटम तक किस प्रकार से वेरी कर रहा है। तो अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन देखूं तो टॉप पे 80 है और बॉटम में 240 है। तो कुछ इस प्रकार का वेरिएशन है बेंडिंग स्ट्रेस का। टॉप पे इट इज 80 एंड बॉटम में इट इज 240। ठीक है, यहां पे जहां इसकी वैल्यू 0 है न्यूट्रल एक्सिस होगा, दिस मस्ट बी द न्यूट्रल एक्सिस। इस न्यूट्रल एक्सिस का मुझे बॉटम से डिस्टेंस निकालना है, राइट। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द बॉटम, मतलब कि बॉटम से इसका मान लेते हैं डिस्टेंस y है, तो टॉप से इसका डिस्टेंस कितना होगा। ओवरऑल डेप्थ इसकी 200 है ना, तो टॉप से इसका डिस्टेंस 200 माइनस y हो जाएगा। अब भैया आप इसके ऊपर सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दो। ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल पे सिमिलर ट्रायंगल लगा दो, यस, और y की वैल्यू निकाल लो। फटाफट से बता दो मुझे y कितना आ रहा है। स्केलिंग का मतलब समझा नहीं दोस्त, मैं क्या बोलना चाह रहे हो आप। तो ये हो जाएगा y बाई 240 इक्वल टू 200 माइनस y by 80. This will become 80y equal to 240 into 200 minus 240y. So this will become 320y equal to 240 into 200. So y will be
150 mm, 150 mm आ रहा है। मतलब कि नीचे से 150 mm और ऊपर से 50 mm। जस्ट लाइक एक्सेलरेशन डायग्राम इन टॉम। पता नहीं यार आप क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो, इस टाइप के सवाल ना एक एक मार्क में कई बार आए हैं। गेट में, मैकेनिकल में तो नहीं आया है, सिविल में आया है, फिर सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें तो बहुत बार आते हैं। एक एक मार्क के क्वेश्चन में बहुत बार आया है। ठीक है, चलो आगे देखें, अगला सवाल देखें। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने आपके लिए एक आई सेक्शन का क्वेश्चन भी निकाला हुआ है। हालांकि मैंने आपको बताया गेट मैकेनिकल में आपको आई सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखने को ऐसे मिलते नहीं है, लेकिन बना के रख लेने में कोई दिक्कत नहीं है कि कभी गलती से आ गया तो पता होना चाहिए कि कैसे बनता है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें आपको ना आई की वैल्यू निकालना आना चाहिए, दैट्स इट। तो आपको यहां दिया हुआ है एक आई सेक्शन, इसमें आपको कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, ये 2.5 मीटर का स्पान है, जिसपे आपको मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है 150 मेगापास्कल का। आपको बताना है कि इस पे यूडीएल मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ना स्ट्रेस दिया है, लोड की वैल्यू पूछ दिया है। स्पान का मतलब लेंथ होता है, हाँ बेटा। तो 2.5 मीटर लेंथ की कैंटिलीवर बीम है जिसपे एक यूडीएल लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर, और इसका मैक्सिमम स्ट्रेस 150 मेगा पास्कल अगर है तो फिर W की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आपको सिग्मा मैक्सिमम की इक्वेशन बनानी है। अब सिग्मा मैक्सिमम की इक्वेशन के लिए पहले तो हमको I निकालना पड़ेगा। तो I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया था आपको। पहले इसे एक कंप्लीट रेक्टेंगल मान लीजिए, उसमें से ये हॉलो वाला पार्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। पहले इसको एक कंप्लीट रेक्टेंगल मान लो, उसमें से ये हॉलो वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो भैया आप इसका आई कैलकुलेट कर लो फटाफट से। तो आई विल बी इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12 माइनस स्मॉल बी एच क्यूब बाई 12। तो यहां आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, कैपिटल बी कितना हो जाएगा 180, ओवरऑल विड्थ कितनी हो गई 180, ओवरऑल हाइट कितनी हो गई 400। फिर स्मॉल बी मतलब कि कैपिटल बी माइनस दिस थिकनेस। ये एक हॉलो है और ये एक हॉलो है, दोनों को मिला के एक सिंगल हॉलो बनाना है। तो भैया आप टोटल में से इस थिकनेस को माइनस कर दो, बस 170। और हाइट कितनी हो जाएगी इस हॉलो पार्ट की, ये 10 और 10, तो 400 में से 20 माइनस किया तो कितना आ गया 380। तो बता दो यार आई की वैल्यू कितनी आ रही है।
हे भगवान, 1826 4 बार 6.7 mm⁴ ये आ रहा है क्या आई? चलो बहुत बढ़िया यार। अब यहां से एम मैक्सिमम की वैल्यू भी निकाल लो यार। आपको एम मैक्सिमम कितना मिलेगा? तो जो कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है इस पे आपको यूडीएल दिया हुआ है, W किलो न्यूटन पर मीटर का, और लेंथ कितनी दी हुई है? 2.5 मीटर। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा बेटा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो एंड पे आएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड पे आएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल लोड हो जाएगा आपका 2.5 W मल्टीप्लाइड बाय सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, यानी 2.5/2। तो ये आ रहा है 3.125 W किलो न्यूटन मीटर, या मैं बोल सकता हूं 3.125 W इंटू 10⁶ न्यूटन mm। है ना? इतना आ रहा है क्या? एंड पे आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैं बोल सकता हूं 3.125 W इंटू 10⁶ न्यूटन mm। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो अब हमारे पास सिग्मा मैक्सिमम की इक्वेशन क्या बनेगी? My मैक्सिमम डिवाइडेड बाय I। अब सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 150 मेगापास्कल हो सकती है। Y मैक्सिमम कितना होगा? Y मैक्सिमम होगा 200 mm। सेंटर से टॉप या बॉटम तक का डिस्टेंस 200 mm होगा, तो ये हो जाएगा 150 मेगापास्कल। M हो गया 3.125 W इंटू 10⁶। Y मैक्सिमम हो गया 200 mm, और I की ये भयंकर सी वैल्यू रख दो 18264, फिर 6666.7। तो यहां से आपको W की वैल्यू मिल जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर में। बता दो यार कितनी आ रही है? मेरी आ रही है 43.83 किलो न्यूटन पर मीटर। आपका भी इतना ही आ रहा है क्या? 43.83 किलो न्यूटन पर मीटर। बहुत बेहतरीन, 43.83 किलो न्यूटन पर मीटर। तो दिस इज द मैक्सिमम एप्लीकेबल यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन दिस बीम। यस, this is the maximum applicable uniformly distributed load on this beam। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, तो हम लोगों ने आज काफी टाइप के क्वेश्चंस कर लिए यार, बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिए। तो थोड़ा सा आराम दे दें क्या अपने आप को कि और क्वेश्चंस करें? चलो आराम ही दे देते हैं, क्योंकि अब ज्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है, और बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर एक और लेक्चर है हमारे पास, तो हम क्यों फालतू में दिमाग खराब करें अपना, है ना?
एक दो और करना है कि विश्राम करें यहां पे? चलो विश्राम कर लेते हैं, ठीक है। चलो या फिर एक काम करता हूं, मैं आपके लिए एक असाइनमेंट दे देता हूं। चलिए ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, ओके। क्योंकि मुझे लगता है ये आप लोग खुद से कर लोगे, क्योंकि ना ये काफी मिलता जुलता है उस टाइप के क्वेश्चन से जो हम लोगों ने टॉर्शन के केस में किया था। एक सॉलिड शाफ्ट और एक हॉलो शाफ्ट का आपको कंपैरिजन का सवाल दिया था ना मैंने, उसी से मिलता जुलता है। एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है और एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है, दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। मोटिवेशन की क्या ही जरूरत है दोस्त, तुम लोगों को मोटिवेशन का क्या करोगे तुम लोग। अच्छा, मैंने है ना मतलब मैंने नहीं, हम सब ने पीडब्ल्यू पे बात की कि आप लोगों के लिए है ना कुछ ऐसे सेशंस रखे जाएं जिसमें आपका इंटरेक्शन ऐसे स्टूडेंट्स से हो जिन लोगों ने गेट क्रैक किया है। और उसमें मेरा ये मतलब मानना है कि आप उन लोगों से ज्यादा रिलेट कर पाओगे जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स अपने आप में नहीं थे। जैसे आप में से अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है तो उसको तो इतने मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है और उसको इतनी तकलीफ भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि जिसको भाई बचपन से ही पढ़ने की आदत है उसके लिए है ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ती है हम जैसे लोगों की को जिन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई की, लेकिन अब जब वो करियर के लिए सीरियस हुए हैं तो उनको एकदम से कंप्लीटली अपना रूटीन वगैरह सब चेंज करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कैसे कोप अप करें, टाइम मैनेजमेंट, ये वो 10 चीजें एक साथ हो रही हैं। और क्या हम जैसे स्टूडेंट गेट क्रैक करके अपने लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कुछ आगे भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए है ना हम चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों से आपका इंटरेक्शन कराएं जिनसे आप रिलेट कर सको, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन होगा ये हम जूम के थ्रू करवाएंगे, जिसमें आप खुद भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो, आपको चैट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो। तो जूम कॉल के थ्रू ये इंटरेक्शन होगा, ठीक है। रिवीजन कब से स्टार्ट होगा? ये रिवीजन वाला जो है ना ये मेरे को ही करना पड़ेगा, तो इसीलिए ना थोड़ा सा अभी देखो क्या हो रहा है ना, हम लोगों ने ना, आप लोगों को जैसे पता ही है, मई से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी बुक लॉन्च हो रही है, ठीक है, जिसके प्री ऑर्डर्स हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। तो वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स है ना, उसका जितना भी काम है वो सब टीचर्स कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है किसी पब्लिकेशन में कि जो टीचर्स हैं वो खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वरना ऐसा यूजुअली होता नहीं है। आपको लगता होगा शायद कि हर जगह ऐसा ही होता है कि टीचर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। टीचर्स सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी क्वेश्चंस वगैरह बनाना सॉल्व करना दूसरों का काम होता है। लेकिन यहां हमने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चंस डीपीपी के वीकली टेस्ट के, सब टेस्ट सीरीज के बुक्स के सब क्वेश्चंस टीचर्स खुद बनाए, पैसे बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे, ताकि ये रहे कि आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उससे आप रिलेट कर सको। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो किताब आने वाली है वो नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाली है मई में, तो इसीलिए उसके ऊपर बहुत भारी भरकम काम चल रहा है। अभी टीचर्स बहुत ज्यादा बिजी हैं, दिन रात बिजी हैं। तो इसीलिए है ना ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ना, इसके लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। बट आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोगों का रिवीजन चालू होगा, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो काम है आप लोगों को जान के खुशी होगी, आज आखिरी दिन है, आज ये काम समाप्त हो जाएगा। अब भी आप लोगों की क्लास के बीच में जो आधे घंटे का गैप था ना, उसमें भी मैंने एक चैप्टर का प्रूफ रीड किया है। तो आज रात को, मतलब अभी जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सब लगे हुए हैं भाई, आज रात को कुछ भी करके उनकी प्रूफ रीडिंग पूरी खत्म हो जाएगी और हम लोग फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों की एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर सारी एक्टिविटीज हम लोग कराएंगे। तो सब कुछ आपको अब मिलने लगेगा एकदम टाइम पे। अभी तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, आपने देखा होगा कि थोड़ा मतलब टीचर्स बिजी थे तो नहीं निकाल पा रहे थे, ओके।
शिवम दीक्षित सर के फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर बेटा आप लोगों को मिलेंगे जब उनका फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी कोर्स कंप्लीट तो होने दो, उसके बाद मिलेगा, ठीक है। तो आज रात को सारा काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैकेनिकल का कंप्लीट हो जाएगा, जो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और बुक जो है वो कल छपने के लिए चली जाएगी। कल मतलब कि कल एक फाइनल, वो मतलब प्रूफ रीड होने के बाद पूरी बुक जो है वो कंपाइल होगी, एक फाइनल आपका लास्ट प्रूफ रीड होगा कल, जिसमें मतलब पूरी बुक बनने के बाद कैसे दिखेगी वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद परसों हम उसको भेज देंगे प्रिंट होने के लिए, और फिर मई के फर्स्ट वीक से ये कुरियर होनी चालू हो जाएगी। तो आप लोगों ने अगर प्री ऑर्डर दिया है तो आपको मिल जाएगी, अगर प्री ऑर्डर नहीं दिया है तो आप बाद में भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको बाद में भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब फिर रिवीजन का मैं आपको शेड्यूल बनवा के दे दूंगा, तो रिवीजन जो है वो नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और हम इस संडे तो नहीं, लेकिन अगले संडे एक जूम पे इंटरेक्टिव सेशन रखने का सोच रहे हैं, जिसमें ऐसे लोग आएंगे जो आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात कर सकते हो डायरेक्टली जूम कॉल के थ्रू, आप पूछ सकते हो उनसे, आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा हो। क्योंकि देखो, आप ऐसे लोगों से अगर बात करोगे ना जो आपकी सिचुएशन में थे अभी 1-2 साल 3 साल पहले, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आप बेझिझक अपनी दिल की बात पूछ भी पाओगे, और उनके जो सजेशंस रहेंगे वो काफी प्रैक्टिकल और रिलेटेबल रहेंगे। ओके, प्री ऑर्डर कैसे दें बेटा? प्री ऑर्डर करने के लिए आपको पीडब्ल्यू के स्टोर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। पीडब्ल्यू का ऐप है आपके पास, तो स्टोर करके दिया रहता है ना, वहां स्टोर में जाओ, फिर वहां गेट में जाओ, फिर बुक को ऑर्डर कर दो, ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं बेटा 6 बजे। असाइनमेंट का क्वेश्चन सब लोग करके आएंगे, ओके। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।